रावण की जो लैंग्वेज मानी जाती है वो तमिल मानी जाती है, कि रावण ने जितनी भी चीजें लिखी है ना तमिल भाषा में लिखी है। कि इसके भाग तो 12 हैं और आपके जानकार हैं पंडित जी, ये तो 5 ही लिख करके गए हैं। बाकी किताबें आपके घर में हैं, क्योंकि मैंने तो तमिल में 12 पढ़ी हैं। लाल किताब में मंगलबद्ध एक शब्द यूज किया गया है। मंगलबद्ध क्या है? रावण ने जो ग्रंथ या जो किताब लिखी थी पूरे वेदों के सार के ऊपर वो किताब है, ग्रहों की व्यवस्था के ऊपर वो किताब है, ऊर्जा और ऊर्जा की व्यवस्था के ऊपर वो किताब है, और इसके पूरे 12 भाग। शंकर भगवान को आप महाकाल के रूप में दाढ़ी मूंछ के साथ देखते हैं, जबकि वो अपने परिवार के साथ बैठे हैं, वहां उनके दाढ़ी मूंछ नहीं है। Work on certain things, why we should do this, it was explained scientifically and logically. This podcast is very useful and very knowledgeable, so see till the end. Thank you. नमस्कार, वेलकम टू द एमजे पॉडकास्ट। गुरुकुल जो हमारी बहुत ही पौराणिक परंपरा है, वहाँ पर हम अध्ययन करने स्टूडेंट्स जाते थे, वो संस्कृति अब हमें देखने को मिलती नहीं है। वो संस्कृति भी आज चल रही है। 5000 साल पुराना गुरुकुल भी अभी हमने देखा है और वहाँ से लोग अध्ययन करके बाहर आते हैं। जो वो गुरुकुल में से जो बाहर आता है वो बहुत लॉजिकल और साइंटिफिकली चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है एंड बहुत ही सुलझे हुए तरीके से हमें हर एक वेद शास्त्र हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसी ही एक हस्ती हमारे यहाँ मौजूद है। सो मीट आवर गुरुकुल पर्सनालिटी शिवा अर्जुन। वेलकम शिवा अर्जुन टू आवर पॉडकास्ट। नमस्कार मीता जी। आजकल लाल किताब एक बहुत ही चर्चित विषय हो गया है। लाल किताब कई लोग बोलते हैं कि रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी, कई लोग बोलते हैं कि किसी दूसरे ने लिखी है, कई लोग बोलते हैं रावण ने लिखी है। एक्चुअली ये लाल किताब चीज़ है क्या और इसको किसने लिखा है? देखो, जैसे जैसे इंसान को यूँ होता है ना ज्ञान की भूख है, वैसे वैसे वो पुराने ग्रंथों में कुछ ना कुछ नया ढूंढ लेता है। अब क्योंकि उस इंसान ने ढूंढा है तो वो उसे खुद का नाम दे देता। ठीक है। हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वेद दिए। ठीक है। 4 वेदों का मतलब है कि आपकी पूरी जीवन को व्यवस्थित करने वाला एक पूरा नोटपैड। राइट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पराशर जी आए, अपने हिसाब से उसमें से चीजें और कैलकुलेशन निकाल करके हम लोगों के सामने रख दी। भृंगु जी आए, उन्होंने अलग तरीके से रख दी। फिर एक कोई आए, उन्होंने फिर रख दी, है ना। वेदव्यास जी जो बना करके गए थे वेदों की जो रचना, उसमें आप जितना ज्यादा रिसर्च करोगे उतनी नई नई चीजें लेकर के आते रहोगे। आज मैंने उसी वेद में से कुछ निकाल दिया और मेरे सामने एक नई बुक लिख दी कि ये मैंने वेदों के ऊपर लिखी है, फलाना फलाना ज्योतिष है, तो वो मेरी किताब थोड़ी बन जाएगी। राइट भाई, वो तो ज्योतिष इसी वेदों का निचोड़ है। इसीलिए कहा गया कि ज्योतिष जो है वो वेदों का नेत्र है। एक नंबर चीज। दूसरा, इतना प्रकांड और विद्वान कौन है जो इस तरह की किताब, इस तरह की चीजें लिख दे। रावण की जो लैंग्वेज मानी जाती है वो तमिल मानी जाती है, कि रावण ने जितनी भी चीजें लिखी है ना तमिल भाषा में लिखी है। ठीक है। तमिल भाषा में क्यों? क्योंकि उसके नजदीक का क्षेत्र है, तो उस भाषा का प्रभाव है। अच्छा। किस टाइम, मान लीजिए कि ये रावण ने लिखा संस्कृत में और मैं तमिल का रहने वाला हूँ, तो मैंने उस चीज को तमिल में लिख दिया। ओके। ठीक है। अब हुआ यूं कि रावण ने, क्योंकि हमारा जो भी जीवन चलता है, हम जैसे ज्योतिष की बात करें तो संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था को सबसे पहले अलग अलग सेक्टर में बांट दिया। भाई, इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाना है तो क्या करोगे? आप किसी कंपनी को चलाओगे तो क्या करोगे? मैनेजमेंट अलग बनाओगे, मार्केटिंग वाला अलग बनाओगे, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग दिया जाएगा। तो पूरी सृष्टि को 12 भागों में डिवाइड कर दिया गया। राइट। ये तो हो गए उसके डिपार्टमेंट ओनली। अब हर डिपार्टमेंट को एक पावर भी तो देनी है। तो उन्होंने पावर देने के लिए अलग अलग तरह की शक्तियों का बंटवारा कर दिया। यानी जो 5 तत्व हैं उनका अलग अलग बंटवारा कर दिया। अब ये 5 तत्व बोलते हैं, हो सकता है ये 150 तत्व रहे हैं, हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं।
तो उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाले ज्योतिष के रूप में हमारे सामने ये चीज निकल करके आई। अब हुआ यूं कि मान लीजिए जो आप बोल रहे हो कि रूपचंद जोशी जिन्होंने लाल किताब लिखी, रावण ने जो ग्रंथ या जो किताब लिखी थी पूरे वेदों के सार के ऊपर वो किताब है, ग्रहों की व्यवस्था के ऊपर वो किताब है, ऊर्जा और ऊर्जा की व्यवस्था के ऊपर वो किताब है, और इसके पूरे 12 भाग हैं। सारे के सारे तमिल भाषा में लिखे हुए हैं, और उनके साथ में इमेज भी दी हुई है, किस चीज को कैसे समझना है, किस चीज से प्रयोग करना है, वो सारा भी लिखा हुआ है। तंत्र प्रयोग भी लिखा हुआ है, साधारण प्रयोग भी लिखा हुआ है, गृहस्थ में रहते हुए क्या करना है, ब्रह्मचार्य में रहते हुए क्या करना है, सारी व्यवस्था लिखी हुई है। फिर एक इंसान आता है जो आर्मी में थे। अब आर्मी वाला हर जगह घूमेगा, हर जगह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें उन्होंने सीखी। तो जब वो तमिलनाडु की तरफ आए तो यहाँ से उन्होंने वो चीज़ें सीखी, और उसे जाकर के अपने क्षेत्र में वो जो वहाँ की लैंग्वेज थी उर्दू में लिख दिया। उर्दू में लिख करके लोगों के सामने किताब के रूप में आ गई। तो ग्रह नक्षत्र तारे सितारे जो भी थे, क्या वो रूपचंद जोशी के टाइम पे आए थे? नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि लाल किताब के अंदर एक उपाय लिखा हुआ है कि गुड़ की रोटी बना करके तंदूर में लगा करके 4 कुत्तों और 4 कौवों को बांट दो। रूपचंद जोशी ने जब किताबें लिखी 1950 या 45 या 52 के आसपास, उससे पहले भी, उससे कहीं पहले 1600, 1700, 1800 में जो आपके सिख कम्युनिटी है, यानी कि आप बोलेंगे क्षत्रिय जो हैं पंजाब के जो क्षत्रिय हैं या जो पाकिस्तान लाहौर के हैं, उनका एक नियम था। नियम क्या था कि वो जब भी अपने घर में कोई मांगलिक काम होता था, किसी बच्चे का जन्मदिन होता था, किसी बच्चे का मुंडन करवाना होता था, किसी की शादी होती थी, उस टाइम वो तंदूर के अंदर गुड़ की रोटियां बना करके कुत्तों, कौओं, पक्षियों को बांटते थे। तो ये परंपरा में वो उपाय के रूप में पहले ही एक परंपरा थी। ठीक है, राइट। हमें ये कहा गया कि लाल किताब के हिसाब से जल से भरे हुए मटके के दर्शन करो और फिर घर से बाहर किसी शुभ काम पे जाओ। भैया लाल किताब और रूपचंद जोशी आया नहीं था, उससे पहले भी वो व्यवस्था हमारे कल्चर में थी। तो हम ये तो कंफर्म हो गए कि रूपचंद जोशी की लिखी हुई नहीं है। हाँ, उन्होंने तमिल से उर्दू में ट्रांसलेट कर दी है। तो मैंने कोई किताब ट्रांसलेट कर दी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसका राइटर हूँ। और दूसरी चीज, आज जितने भी लोग लाल किताब और ये पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उनको 5 हिस्से पता हैं, जबकि लाल किताब के असल में 12 भाग हैं, या फिर 12 अलग अलग तरह की कैटेगरी में इनको बांटा गया है, जिसमें वास्तु भी है, जन्म कुंडली भी है, आपका सामुद्रिक शास्त्र भी है। और ये जो रूपचंद जोशी के आपके भतीजे थे, शायद भतीजा या भांजा कोई था, मुझे पूरा याद नहीं है, उनसे जब मैंने कहा कि इसके भाग तो 12 हैं और आपके जानकार हैं पंडित जी, ये तो 5 ही लिख करके गए हैं, बाकी किताबें आपके घर में हैं, क्योंकि मैंने तो तमिल में 12 पढ़ी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके 6 या 7 भाग थे, 3 भाग किसी कारण से जल गई या हमें मिले ही नहीं। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि वो चीज़ साउथ से ही आई है और नॉर्थ में आकर के भाषा के हिसाब से उसका स्वरूप बदला। भाई पहले वो श्रीलंका से आई, तमिल में आके उसका स्वरूप बदला और वो तमिल में हो गई। तमिल से फिर वो नॉर्थ इंडिया में आती हैं, हिमाचल और पंजाब, यहाँ आकर के वो उर्दू में तब्दील हो गई। ठीक है ना। अब उर्दू भाषा में जब लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान की पूजा करनी बृहस्पति के लिए, दुर्गा की पूजा करनी बुध के लिए, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये किसी मुसलमान ने नहीं लिखी, एक नंबर चीज़। दूसरा, ये अरब देशों से आई भी नहीं है, ये कोई आसमानी किताब भी नहीं है, ये सूर्य की लिखी हुई हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि रावण ने सूर्य उपासना भी करी थी, तो हो सकता है उसके वरदान स्वरूप उन्हें वो चीज़ मिली हो। राइट। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, हमें ये समझ में आता है कि राहु, केतु, शनि, इन सब ग्रहों को, छाया ग्रहों को भी, जिसको कोई काबू नहीं कर सकता, रावण ने उन्हें अपने नियंत्रण में किया था, शनि को छोड़ करके, और उसने अपने बेटे की कुंडली में एक संतुलित ग्रह व्यवस्था बनाने के लिए ये सब किया। अब भाई जिस आदमी को इतना नॉलेज हो वही इस तरह की किताब लिख सकता है। रूपचंद जोशी इस तरह की किताब अगर लिखते तो उनका कोई ना कोई बैकग्राउंड किसी गुरुकुल से रहता, जो नहीं है। हाँ। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल नकार दो कि वो किसी पंजाबी ने लिखी है, किसी तरह की रूपचंद जोशी ने लिखी है। हाँ, उन्होंने ट्रांसलेट किया है जो हम सब लोग देखते हैं। और अगर ये लगता है कि नहीं उन्होंने लिखी है, तो फिर आप एक काम करो, मैं कुछ कोड वर्ड या कुछ चीज़ें देता हूँ, आप उसको डिकोड करके बता दो। नहीं बता पाएंगे वो, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 हिस्से हैं और हमें 12 पता है। आप ज़्यादातर आप देखेंगे कि नॉर्थ साइड में
लाल किताब बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चंद्रमा को ठीक करने के लिए महादेव की पूजा होती है। ये आज से है क्या? सदा से हो रही है। लाल किताब नहीं थी, उससे पहले भी होती थी। आप देखोगे कि बहुत जगह, क्योंकि लाल किताब की गलती नहीं है। जब आप पूरे पूरे 12 हिस्से पढ़ते हो ना, तो उसमें बताया जाता है कि मंदिर कब जाना है और कब जाना जरूरी है। कहीं नहीं लिखा हुआ मंदिर जाना जरूरी नहीं है। लाल किताब में कई जगह लिखा हुआ मंदिर नहीं जाएं, लाल किताब में पूजा पाठ नहीं करें। तो मैं ये लगता है पूजा पाठ नहीं करें, वो 5 किताबें पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा मंदिर नहीं जाए, पूजा पाठ नहीं करें। जब आप बाकी के हिस्से लिखोगे तो वहाँ उसमें उनका तोड़ दिया हुआ है, वो नहीं पता इन लोगों को। मुझे भी किसी लाल किताबी ने कहा था कि आप मंदिर मत जाया कीजिए, दिया मत कीजिए। देखो एक चीज़ है, आप किसी भी विद्या को माने, इवन हमारे शास्त्रों में लिखा ही नहीं है कि आप मंदिर ना जाए। मंदिर के अंदर जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि सत्व रज तमस तीनों तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, और व्यवस्थाओं को हम अपने ओरा में, अपने मस्तिष्क और चेतना में, जो कि जड़ हो चुका है, खराब हो चुका है, या किसी तरह से असंतुलन में, उसे संतुलित करने के लिए मंदिर जाते हैं। तो कहीं इसमें ग्रह का कोई विचार ही नहीं है। मंदिर जाने से तो उल्टा ग्रह ठीक होते हैं। राइट। लाल किताब में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि राहु ग्रह को कैसे शांत किया जाता है, केतु को कैसे शांत किया जाता है। तो ये इसमें आप कुछ बताएंगे कि कैसे उसके उपाय हैं? लाल किताब के अंदर है, जो 1 से 5 तक पढ़े हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने 12 पढ़ी है ना उनके लिए भी। किस तरह से ये बता रहा हूँ, बड़े गौर से सुनना। लाल किताब में मंगल के 3 रूप बताए गए हैं। आप हनुमान जी को देखो, उनके 2 तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। एक वो पर्वत उठाए हुए हैं, दूसरा वो श्री राम जी के दास बने हुए हैं, और तीसरा वो दाढ़ी मूंछ के साथ पंचमुखी हनुमान है। ठीक है, हिरावण का विनाश करने के लिए जो बने थे। और सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी के रूप में आप उन्हें देखते हैं कि वो तामसिक रूप में है, यानी उनके दाढ़ी मूंछ आप देखते हैं। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, शंकर भगवान को आप महाकाल के रूप में दाढ़ी मूंछ के साथ देखते हैं, जबकि वो अपने परिवार के साथ बैठे हैं, वहां उनके दाढ़ी मूंछ नहीं है। राइट। जब आप भगवान श्री हरि विष्णु को देखते हैं तो उनके किसी तरह की दाढ़ी मूंछ नहीं मिलेगी आपको। जब आप ब्रह्मा को देखते हैं तो दाढ़ी मूंछ है। कहने का मतलब ये हुआ, दाढ़ी मूंछ मतलब प्रधान होता है कि नर है, यानी कि ये एक तरह का, यूं बोल सकते हो कि पुरुषत्व या पुरुषार्थ का प्रतीक है दाढ़ी मूंछ होना। तो ब्रह्मा संतान उत्पत्ति के लिए या सृष्टि की उत्पत्ति के लिए तो वहां जरूरी है, विनाश के लिए महाकाल भी जरूरी है, लेकिन पालन पोषण करने के लिए विष्णु जैसा नेचर चाहिए। तो लाल किताब के अंदर है, या हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो कहा गया है वो इस तरह से है कि मंगल अच्छा, जो आपकी रुपए पैसे, धन, घर की स्त्रियां, जमीन और आपकी जान, इन सब की हिफाजत करने वाला हो, इन सब की रक्षा करने वाला हो, इन सब के चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बनाने वाला हो। जब ये मंगल खराब होता है तो भाई भाई का बैरी हो जाता है, खून की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, पड़ोसी इनके साथ आपके मतभेद या लड़ाइयाँ होने शुरू हो जाती हैं, घर के अंदर ही पत्ते की जितनी बात के ऊपर पूरा पूरा कलह का माहौल बन जाता है। इंसान के खून के अंदर एक इस तरह की गर्मी पैदा होती है कि धीरे धीरे करके वो गर्मी की वजह से उसको एसिड बनता है, फिर चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, और ये सारी चीज़ें, फिर वो किसी तरह की गलत डिसीजन पे पहुंचता है। या तो फिर वो राहु खराब की चीज़ों में जाकर के किसी तरह के बदनामी या फिर अपराध करके जेल को भोगता है, या फिर वो सुसाइड कर लेता है। ये मंगल की खराबियां हैं। जब इसी मंगल का आप दूसरा रूप देखते हो, जिसके अंदर कि आप पुलिस, आर्मी या मैनेजमेंट के काम में जा सकते हो, जब यही मंगल अच्छा हुआ और एजुकेशन है आपके पास, तो फिर आप क्या करोगे? डॉक्टर बन जाओगे और चीरफाड़ का काम करोगे, आप कुक बन जाओगे और कुछ भी काटने का काम करोगे। जब आप पढ़े लिखे नहीं हो और यही मंगल उग्र स्वभाव में है तो आप कसाई बनोगे। यानी ये मंगल अपनी एनर्जी को हर सेक्टर के हिसाब से ट्रांसलेट कर लेते हैं। राइट। जब आप ये देखते हो कि किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को मंगल कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो आप मेहंदीपुर बालाजी या सालासर बालाजी का देखते हो। जब आप देखते हो कि यही मंगल यानी कि हनुमान जी बड़े सौम्य रूप में है, तो फिर आप तिरुपति बालाजी को देखते हो। राइट। यानी आपको वो हनुमान या वो मंगल का स्वरूप देखना है जो लक्ष्मी को सुरक्षा प्रदान करे, इसको बोलते हैं अच्छा मंगल। दूसरा आप देखते हो कि बुरा मंगल का प्रभाव, जो कि हर तरह से आपको व्याधियों में जकड़े हुए और बेफालतू खून की गर्मी को बढ़ा करके पहले आपका व्यवहार खराब करता है,
फिर आपकी सेहत खराब करता है, और फिर धीरे धीरे करके आपकी पूरे जीवन में आग लगाने का काम करता है। ये पूरी डेफिनेशन है ना मंगल की, आप वेदों में उठाएंगे आपको मिल जाएगी। आप रावण की लिखी हुई तमिल भाषा में उस स्क्रिप्चर में देखें आपको मिल जाएगी। यही चीज आपको कॉपी की हुई लाल किताब में मिल जाएगी। ओके। लाल किताब में मंगल बध एक शब्द यूज किया गया है। मंगल बध क्या है? देखो, मैं आपको बोलूं कि ये आदमी बहुत बुरा है, ये तो हुआ हिंदी में। मैं जब इसको उर्दू में बोलूंगा ना, मैं ये कहूंगा ये आदमी बद है। बद मतलब बुरा। ठीक है, बद का मतलब बुरा है, लेकिन मंगल बद बोल के एक बड़ा डरावना शब्द बन जाता है। इतना कोई डरने की बात नहीं है। मंगल बद का मतलब वही है कि आप अपने अंदर ही गुस्सा, इरिटेशन, यानी जब आपको अपने किए हुए काम के ऊपर ही ग्लानि होने लग जाए, यानी जब आप इस तरह के डिमोरलाइज होने लगे खुद ही किसी चीज़ को लेकर के, और आपको हल्का हल्का गुस्सा भी बढ़ने लगे, समझ लो मंगल खराब है। जिस घर के अंदर भाइयों की भाइयों से नहीं बनती, भाइयों के अपने बेटे से नहीं बनती, आपके पिता की अपने पिता से नहीं बनती, ठीक है, प्रॉपर्टी या किसी तरह की ज़मीन के विवाद लगे रहते हैं, तो समझ लो मंगल खराब है। किसी भी तरह के आप देखते हैं कि जैसे आपने कोई मकान लिया और उसमें अग्निकांड हो गया, आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, किसी इंसान ने आपके घर के अंदर ऐसा है कि जिसको नज़र बहुत जल्दी लगती है, जिसके यहाँ दवाइयाँ शुरू ही रहती हैं। मंगल खराब की सबसे बड़ा सिम्टम है कि मंगल का मतलब है लगन, और जिस घर में लोगों की सेहत से लेकर के इतनी दिखते हैं कि उनका मोटा पैसा कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों पे खर्च होता है, समझ लो मंगल खराब है। मंगल खराब यानी आपके ऑरा मंडल के अंदर मंगल की एनर्जी कम है, और राहु और शनि की बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी, शनि के वकीलों के, ठीक है, और हॉस्पिटल यानी कि राहु के चक्कर आप काट रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं। मंगल बध तो लाल किताब में ऐसे, पर लाल किताब टोटकों की किताब भी कही जाती है। ठीक बात है, लाल किताब टोटकों की किताब कही जाती है। टोटका बोले तो कि किसी इंसान को बड़े बुरे रूप में जाता है कि टोटका। मैं आपको तीनों चीज़ों का डिफरेंस बता देता हूँ। एक होता है टोना, एक होता है टोटका, और एक होता है उपाय। टोना वो होता है कि किसी इंसान ने उस इंसान से जलन है और उसके ऊपर कोई प्रयोग कर दिया, मेरा बुरा कुछ नहीं होगा, उसका बुरा होगा, ठीक है। कैसे? टोना है ना, टोना एक ऐसी प्रक्रिया है कि सामने वाले का बुरा करने के लिए किया जाता है। टोटका वो है मैंने मेरा अच्छा करने के लिए किया, लेकिन इनडायरेक्टली दूसरे का भी बुरा हो सकता है। अच्छा, ठीक है। उपाय वो है कि मान लो मैंने मेरे चंद्रमा को अच्छा कर लिया, ठीक है, तो मेरा नाना परिवार और मेरी मौसी का परिवार पहले सुखी होगा, मैं बाद में सुखी होऊंगा। तो उपाय आपको कई सारे मल्टीपल रिजल्ट देता है। ओके। भाई अगर मैंने मंगल के उपाय कर लिए तो भाई अच्छा, मेरे पिता के भाइयों से अच्छी बनेगी, पिता के भाइयों से अच्छी बनेगी, खून की बीमारियां हैं तो वो ठीक होने लग जाएंगी, प्रॉपर्टी के विवाद हैं वो ठीक होने लग जाएंगे, मेरे पड़ोसी अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद मेरे घर के अंदर समृद्धि आनी शुरू होगी, पहले पड़ोसियों के घर भर जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये मंगल अच्छे का प्रभाव है। जब आप यही बात शुक्र के साथ करते हो तो शुक्र ठीक है कि आपको हर तरह की लग्जरी लाइफ देता है, लेकिन सबसे पहले आपका पार्टनर अच्छा होगा, उसकी सेहत अच्छी होगी, उसका बिहेवियर अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसके बाद अच्छे शुक्र के परिणाम आपको मिलेंगे। तो जब आप किसी भी ग्रह के उपाय करते हैं ना, तो उसका प्रभाव एक पूरी कम्युनिटी को मिलता है जो उस ग्रह से रिलेटेड है, ठीक है। जब आप टोटका करते हैं तो उसका उपाय सिर्फ आपको अच्छा मिलता है और दूसरे को उसका प्रभाव बुरा भी मिल सकता है, और टोने का प्रभाव आपको बुरा नहीं मिलता लेकिन सामने वाले को 101% बुरा मिलता है। तंत्र प्रयोग को टोना बोलते हैं, ठीक है। राइट। लाल किताब में बहुत सारी चीज़ें जल प्रवाह करने को बोला गया है, जैसे कोयला है या धान है या लड्डू है, या क्यों ऐसा सब क्यों? देखो, बहुत सारे लोग जो लाल किताब पढ़ाते हैं या उनको बोलते हुए मैंने सुना है, वो ये बोलते हैं कि हम चंद्रमा को चौथे घर में पहुंचा देंगे, भाई हम बृहस्पति को 12वें घर में पहुंचा देंगे, कि हमने छत पे पहुंचा दिया ग्रह की चीज को तो 12वें में चला गया, चावल को जल प्रवाह कर दिया तो चंद्रमा चौथे में चला गया। यानी जिस ग्रह की जिस चीज को वो जल प्रवाह कर देंगे वो कहते हैं चौथे में चला गया, जिस चीज को छत पे रखवा दिया कहते हैं 12वें में चला गया। भाई तुम विधाता हो क्या? तुम ब्रह्मा हो क्या जो तुम ग्रहों को ऐसे रिप्लेस कर दो? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट इसीलिए गलत है, उन्होंने 5 किताबें पढ़ी, उनको नहीं पता कि ये असल में ग्रह को रिप्लेस नहीं करते, ये अलग अलग ग्रह और कुंडली के घर दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आपको समझना होगा कि संपूर्ण सृष्टि के जितने हिस्से किए गए ना, जितने सेक्टर, जितने डिपार्टमेंट बांटे गए थे, वो 12 के 12 घर हैं, और जो ऊर्जाएं उनमें विकसित की गई थी वो राशियां हैं। अब मैं बोलूं कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के, ठीक है,
और मकर में नीच के, तो बृहस्पति की अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। भाई कर्क में बैठे तो तू उच्च का हो जाए और मकर में बैठे तो तू नीच का हो जाए, तो राशि पर निर्भर हो गया। ठीक है, शनि के बारे में ले लीजिए, मेष में नीच के, तुला में उच्च के, यानी शनि राशि के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। तो अकेले शनि का कोई प्रभाव नहीं है बिना राशि के। राशि किसी घर में जाकर के क्या प्रभाव क्रिएट करेगी? सबसे पहले घर, वो मेजर है। आपको जो भी सुख मिलेगा ना, मकान का सुख चौथे घर से, संतान का सुख पांचवें घर से, भाग्य का सुख नौवें घर से, काम का सुख 10वें घर से। कोई भी काम कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आपको लाभ होगा कि नहीं? आप पढ़ाई कर रहे हो, लाभ होगा कि नहीं? आप पैसा कमा रहे हो, लाभ होगा कि नहीं? आपने प्लॉट में पैसा लगाया, प्रॉपर्टी में लाभ होगा कि नहीं? 11वें घर से देखा जाता है। राइट, ठीक है। आप सेहत का लाभ होगा कि नहीं? पहले घर से देखा जाता है। आपका कुलबा आपके साथ रहेगा कि नहीं? दूसरे घर से देखा जाता है। हर जगह घर 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 आ रहा है, ग्रह तो है ही नहीं। ग्रह सिर्फ आपको वो ऊर्जा देने का काम करते हैं। और मैंने अभी कहा कि आप स्विच के अंदर, ये स्विच में एनर्जी नहीं आ रही, मैंने यहाँ से निकाल दिया, दूसरे में डाल दिया। ठीक है, यहाँ से एनर्जी फ्लो मेरे को ज्यादा लगा, मैंने यहाँ से यूज किया। वो अपनी एक मैथ है, अपनी एक कैलकुलेशन है। उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मैंने उठा के ग्रह को यहाँ रिप्लेस कर दिया। वो ग्रह नहीं है भैया, ग्रह को तुम एक जगह से दूसरी जगह नहीं रिप्लेस कर सकते। फिर तो तुम ब्रह्मा बन जाओगे, हर ग्रह को अच्छी पोजीशन में बिठा लोगे, हर एक को तुम सुखी कर दोगे। ऐसा नहीं है। कोई ग्रह जल प्रवाह करने से चौथे में नहीं जाता है, छत पे रखने से 12वें में नहीं जाता है। स्विच प्लग बदलने होते हैं, उसका अपना मैथ है। तुम लोगों को बर्बाद कर रहे हो अगर तुम ये कर रहे हो कि ग्रह रिप्लेस हो रहे। अभी मैंने बीच में देखा था कि कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लाल किताबी एस्ट्रोलॉजर्स, वो नाले में अल्कोहल प्रवाहित करने को बोलते हैं, कोल प्रवाहित करने को बोलते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जितने सीवरेज पाइप है, ठीक है, या जितना गंदा पानी है, दो तरह का है। क्या गंदे पानी के अंदर आपको ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं। गंदे पानी के अंदर मछलियां पनपती हैं? नहीं। एक होती है गंदे पानी की मछली, वो गंदे पानी में ही पनपती है, उसको ऑक्सीजन की मात्रा नहीं चाहिए। ठीक है, वो पनप सकती है। गंदे पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, काले रंग का है, तो इसका मतलब कार्बन यानी कि राहु हुआ। और राहु का पक्का या उच्च का घर कहा, पक्का घर 12 कहा जाता है, उच्च का घर छठा घर कहते हैं। तो छठे घर को हम नाले या सीवरेज से जोड़ सकते हैं। ठीक है। और जितने कुएं हैं ना, जिनके अंदर की पानी रुका रहता है, इस वजह से खराब या गंदा हो सकता है, लेकिन उसको नाला नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो अच्छा राहु है। और जो नाला जा रहा है ना, वो खराब राहु का है। अच्छे राहु का क्या है? कुएं के अंदर जो साफ पानी है वो अच्छे राहु का है। और जो आपका गटर में पानी जा रहा है, उसके अंदर मल मूत्र ये गंदगी सब है, तो वो बुरे राहु का है। अब आप बुरे राहु के साथ, मैंने कहा जो मर्जी आप ग्रह को मिला दो, वो आपको बुरा रिजल्ट ही देगा। तो नाले के अंदर कुछ भी जल प्रवाह नहीं करवाया जाता। कुछ खास कंडीशन में तांबे का सिक्का जल प्रवाह करवाया जाता है, वो भी बहुत मेजर प्रॉब्लम हो तब करवाते हैं। लाल किताब के जो उपाय या टोटके जो भी हम बोलें, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स देते हैं? देखो, मैंने आपको अभी कहा कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी से शिफ्ट करना होता है। ठीक है, अब हमने गुरुकुल में रहकर के 7 से 8 साल तक पढ़ाई करी है, फिर भी एक एक चीज को बड़ी बारीकी से कैलकुलेट करके फिर बताते हैं कि भैया तुमने कौन सा उपाय कैसे करना है। अब अगर आप 2-3 महीने की क्लास लगा करके किसी को उपाय बताते हो, इस तरह के टेढ़े मेढ़े उपाय, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम उल्टा स्विच लगा रहे हो, जो सामने वाले की जिंदगी को खराब कर देगा। उल्टे मुल्टे तार तड़म भड़म कर देंगे, खराब करेंगे 101%। और इसके कई सारे, आप यूँ बोल सकते हो, बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर निकाल दिया, ये सॉफ्टवेयर है जी, हमने ये चीज़ दे दी। तो असल में हमारा जो पुराना विज्ञान था वो क्या था कि जब भी कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में आता है ना, 7वें महीने में आता है, तो 7वें महीने जब उसका जीव प्रवेश करता है, वो टाइम किसी को पता है? नहीं पता। वो टाइम सिर्फ ब्रह्मा जानते हैं। तो उस टाइम आपके हाथ की लकीरें बनती हैं, एक नंबर चीज़। फिर जब आप इस दुनिया में आए तो आपने नोट किया कि मेरा ये जन्म का टाइम था, ये पहले शो बर्थ था, ये टाइम ऑफ बर्थ था। उससे आपका होरोस्कोप यानी जन्म कुंडली बना। फिर आप किस इन्वायरमेंट में गए, किस घर में गए, वो आपका वास्तु बना। तीनों अलग अलग चीज़ें, इन तीनों को मिला करके देखना होता है कि भाई तीनों में से गड़बड़ किसमें है और किसका हमें उपचार करना है। राइट। तो मैं हाथ की रेखाएं भी देखनी है कि प्रारब्ध तो खराब नहीं है। फिर हमें ये देखना होता है कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह दशा तो खराब नहीं चल रही।
फिर हमें देखना होता है कि भाई तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ किधर रखी है, तुम्हारा वास्तु तो खराब नहीं है। उसके बाद हमें उपाय और इन सब चीज़ों पे डिस्कस करना चाहिए। अगर आप कच्ची गोली खेल रहे हो तो आप दूसरे की लाइफ को पूरी तरह से खराब कर रहे हो। राइट। अब इसमें एक चीज़ और है, बड़े गौर से सुनना, कि जब हम ये बात करते हैं हस्तरेखा, वास्तु, जन्म कुंडली, तो लोग बोलते हैं तो 3-3 चीज़ें हो गई, हाँ। एक साथ देखना ये तो बहुत टफ काम होगा, बहुत टाइम लगेगा। जब आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, और कई सालों की तपस्या हो ना, तो ये काम 2 से ढाई घंटे पर चार्ट की मेहनत मांगता है। राइट। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, किसी के भाग्य में कुछ नया परिवर्तन करने जा रहे हो। भाई जो ब्रह्मा लिखा हुआ है ना, उसकी खिलाफत नहीं कर रहे, लेकिन सामने वाले को सजेस्ट कर रहे हो। तुम्हारे एक निर्णय के ऊपर उसने अपनी पूरी जिंदगी का दाव लगाना है। मैंने यहाँ इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, मैंने शादी अब करनी है कि नहीं करनी, मैंने ये रिश्ता पकड़ना है कि छोड़ना है, मैंने यहाँ करियर जॉब के लिए देखना है कि बिजनेस के लिए देखना है। उसके जीवन का पूरा आधार तुम्हारा सिर्फ एक निर्णय है, तो तुम्हें उस पर टाइम देना चाहिए। तुम कहते हो टाइम बहुत लगे, टाइम देना पड़ेगा, लगेगा क्या, देना ही पड़ेगा, ये चीज़ टाइम मांगती है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो फिर तुम छोड़ दो ये फिर। राइट। 5 मिनट में आप किसी का सिजेरियन नहीं कर सकते। वो तो बहुत डिफिकल्ट है। मिसगाइड हम लोग बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल टोटकों देखो, के। मिसगाइड का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोगों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से हमें वाकई में जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है ना वो मिले। और हर कोई क्या चाहता है कि आज हम ये तो काम कर ही रहा हूँ, ये तो जॉब में हूँ ही, घर पे पूरे दिन बैठा रहता हूँ, क्यों ना एस्ट्रोलॉजी कर लूँ। किसी ने भी ये नहीं किया होगा कि वो एक पर्टिकुलर किसी गुरु के सानिध्य में रह करके सारी चीज़ें सीखें, प्रैक्टिस में लेकर के, और फिर उन चीज़ों को वैसे ही करें जैसे कि हमारी पुरानी गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी। अगर आप उस हिसाब से करें तो 101% आपको रिजल्ट मिलते हैं, कहीं दो राय नहीं है। अभी लाल किताब के हिसाब से हम हर एक ग्रह की एक एक रेमेडी लेंगे। सूर्य की रेमेडी। देखो, सूर्य किन लोगों का खराब होता है पहले तो ये देख लेते हैं। खराब होने का मतलब है जिसमें इंसान को अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सूर्य खराब। ओवर कॉन्फिडेंस में काम खराब कर लेता है, वो भी सूर्य खराब। जिसके पिता को अपने पिता की प्रॉपर्टी नहीं मिली, उसका सूर्य खराब। जिसका काम हर महीने स्विच होता रहता है, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि इस महीने ये काम कर रहा है, अगले 6 महीने कोई और काम करता है, फिर 6 महीने इस कंपनी में, फिर अगले 6 महीने किसी और कंपनी में। काम स्टेबल ही नहीं है, समझ लो सूर्य खराब है। ऐसे इंसान को, जिसको इतनी मेजर प्रॉब्लम है, उस इंसान को अपने वजन के 10वें हिस्से का गेहूं और 2 किलो गुड़ ले जाकर के जल प्रवाह कर देना चाहिए। ये हुआ सूर्य का उपाय। दूसरा, अब ये उपाय क्यों दिया मैंने? भाई जल प्रवाह कराया मैंने, क्या उसका चार्ट देखा? नहीं, लेकिन हमें पता है कि सूर्य आपका ये वाला हिस्सा है जो राइट है, और चंद्र आपका लेफ्ट साइड का है। जब भी आप लोगों का चंद्रमा किसी तरह का खराब होगा तो आपके जीवन में बैलेंस नहीं रहेगा। तो हमने सूर्य चंद्रमा को मिला दिया ताकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है उसको बल मिले और धीरे धीरे करके संतुलन आए। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध किन लोगों का खराब है? जिनको भी ये पता है कि मेरे घर के अंदर जितना भी पैसा आता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल में चला जाता है। आप देखोगे बुध का रंग है हरा, और डॉक्टर भी पीछे हरे रंग का पर्दा लगा करके बैठा होता है। उसके पास हरे रंग की एनर्जी इकट्ठी हो रही है पर्दे की वजह से। आपका बुध खराब है, आप अपनी हरी एनर्जी वहां लेकर के जाते हो, ग्रीन कलर का जो हो रहा है, और अपने वहां रुपए पैसे या टाइम देकर के आते हो, दवाइयां लेकर के आते हो। किसकी वजह से? मरकरी यानी बुध खराब होने की वजह से। जिसको भी पता है कि मेरे घर की बहन, बेटी, बुआ यानी जो भी लड़कियां हैं घर की, वो जब तक शादी नहीं हुई उनकी तब तक वो अपने घर पे ही थी ना। शादी के बाद हो सकता है उनकी अच्छी सेहत हो गई हो, वो उनके घर की वजह से। जब तक वो आपके घर में थी उनकी सेहत खराब ही रही है, समझ लो आपका बुध खराब है। ऐसे में सिर्फ एक काम करो, 9-10 साल तक की जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको भोजन करवाओ, उनके पैरों को छू करके धो करके उनकी पूजा उपासना करो, और माँ दुर्गा की पूजा करो। इससे आपका बुध अच्छा। हाँ, जो कन्या पूजन हम लोग करते हैं, आप ये नवरात्रि के अलावा अगर हर महीने करना शुरू कर दें तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा। ओके। जब आप चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। 2-2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं तो प्रभावित तो करेंगे ही। आपके शरीर में सबसे ज़्यादा जल तत्व हैं तो चंद्रमा प्रभावित करें। तो ऐसा क्या करें कि ये प्रभावित तो करें लेकिन हम लोग संतुलित रहें? सीधी सी बात, सुबह सवेरे उठ करके सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर दो। एक नंबर चीज़। नहीं होता तो आपका चंद्र कभी ठीक नहीं हो सकता। दूसरा, ध्यान, मेडिटेशन, योग करना शुरू कर दो, और आसपास में जो भी शिव मंदिर है वहां जाकर के शिव जी को जल चढ़ाना शुरू कर दो, भले ये 1 से 12 तक आपका चंद्रमा कहीं है। ठीक है।
क्योंकि वहाँ 5 तरह की ऊर्जाएं लेकर के आओगे, और 5 ऊर्जाएं जब आपके पास होगी, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। फिर बात करते हैं मंगल की। मंगल के लिए सीधा है कि आप जिस भी सेक्टर में काम करते हो ना, आपका कोई सर्किल तो होगा, यार दोस्त भाई बहली फ्रेंड तो होंगे, आप उनको मंगलवार के दिन कुछ भी मीठा बांटना शुरू करो। वो नहीं है तो मीठा चूरमा वगैरह बनाओ और पक्षियों को डालना शुरू कर दो। ठीक है। अगर आप लोगों का शनि खराब है, शनि खराब के सिम्टम क्या है? अगर आप लोगों का अब तक आपके पिता बाबा दादा किराए के मकान पे रहते थे, आप किराए के मकान में रहते हो, शनि खराब। मकान बन नहीं पा रहा है, या मकान बनने के बाद अधूरा बना, शनि खराब। मकान बन के बीच में रह गया, शनि खराब। चाचा से नहीं बनती, चाचा दुश्मन है, शनि खराब। जब आपको ये पता है कि आपके घर में जो भी वाहन स्कूटर ये वो आप जो भी रखते हैं वो बार बार खराब हो जाता है, पैसे खर्च हो रहे हैं उस पर, शनि खराब। फिर अगर आपको ये पता है कि मैं कोई भी काम अगर कर लिया और पता चलता है 6 महीने बाद कि इसको और अच्छे तरीके से किया जा सकता था, ये बुद्धि 6 महीने बाद आई, तो समझ लो कि शनि खराब। अब इसका उपाय क्या है? सीधा सा कि आपने रोटियां लेनी है गुड़ की बनी हुई, जिनके अंदर आपने आटा लिया और गुड़ का पानी उसमें मिलाया, उसकी रोटियां बना करके मछलियों को डालना शुरू कर दो। इससे क्या होगा? आपका शनि धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज आती है कि आपका राहु और केतु। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, ठीक है। दोनों जब भी खराब होंगे, सीधी सी बात, आपका दिमाग पूरी तरह से ब्लॉक करके रख देंगे। केतु खराब हुआ तो आपके आसपास के करीबी या आपके स्टाफ के लोग ही आपके साथ धोखेबाजी या दगा करेंगे, एक नंबर चीज। केतु जिन लोगों का खराब होगा उनको सबसे ज्यादा नजर लगेगी, वो जहां जाएंगे उनके दुश्मन बन जाएंगे। उन्होंने ना कोई बोला, ना कोई बर्ताव खराब किया, ना वो उस आदमी को जानते हैं, फिर भी वो इससे दुश्मनी कर रहा है, इससे जलन कर रहा है। क्यों? इसके ऑरा में केतु की एनर्जी खराब है, इसीलिए जहां जाएगा दुश्मन इसके ऐसे जमीन से निकल करके आएंगे जैसे जमीन से मशरूम निकलती है, बिना वजह की, बेकारण। ठीक है। तो जिनका केतु खराब है उनको क्या करना है? सबसे पहले जिनका केतु खराब है, ध्यान रखना, केतु सबसे ज्यादा मेजर ग्रह है कुंडली का। ठीक है। तो जिन भी लोगों का केतु खराब है, सबसे पहले वो मल्टी कलर के कपड़े पहनने छोड़ दें, काले और सफेद मिश्रित रंग के कपड़े पहनने छोड़ दें। उसके बाद सुबह सवेरे सफेद तिल पानी में भीगे हुए, उनके अंदर थोड़ा नारियल का बुरादा और चीनी मिला करके चींटियों को डाल के आ जाए, पहला उपाय। दूसरा क्या करना है? जिन भी लोगों का केतु खराब है, खल लेनी है, जो बिनोड़ा होता है उससे जब आप बनाते हो तो खल बनती है। ठीक है। सरसों का तेल निकाल लेते हो, उसके बाद जो बचता है वेस्ट, उसको खल बोलते हैं। आपने वो लेकर के गौशाला में किसी भी ऐसी गाय को देकर के आनी है जो गाय बच्चा देने वाली है। उस गाय को आपने खल, चारा, चूरी जो भी आप खिला सकते हो खिलाओ, उसकी सेवा करो, इससे आपका केतु अच्छा होगा। तो ये, और एक रह गया बृहस्पति। जिन भी लोगों का बृहस्पति खराब है, एक चीज की गांठ मान लो, साल में एक बार आपने किसी तीर्थ स्थान या धर्म स्थान की यात्रा करनी है, और वहां जाकर के बेसन के जो लड्डू है वो लोगों में बांटने हैं, और मंदिरों में जाकर के गेंदे के फूल चढ़ाने। इससे धीरे धीरे करके आपका बृहस्पति अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये तो था ग्रहों के रिलेटेड रेमेडीज। आज आपने बहुत सारी चीज़ों से हमें अवेयर किया है। लाल किताब में एक्चुअली क्या है, मिथ्स उसके काफ़ी सारे हैं ये, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो कभी कहीं डिस्कस भी नहीं हुई है। तो ये सब कहने के लिए और सबको अवेयर करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। जिनको भी ऐसी कोई बात आगे करनी है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम हो सकेगा उतना जल्दी शिवा अर्जुन जी को वापस लाएंगे और उनसे और भी कई टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। आपको कोई अलग टॉपिक चाहिए, हटके टॉपिक चाहिए, तो भी आप हमें बताइए, हम उनको शीघ्र, अतिशीघ्र लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। देखो, हमारा एक ही काम है कि जो वाकई में हमारे ऋषि मुनियों ने, जो उस समय के एक तरह के वैज्ञानिक ही थे, ठीक है, उन्होंने हमें जो दिया है वो वैसा का वैसा बिना टूट फूट और त्रुटि के आप लोगों के सामने रख दिया जाए, ताकि जो वास्तविकता है उसे आप न सिर्फ पहचानो बल्कि उसे एक्सपीरियंस भी करो, ताकि ये जो मायाजाल फैला हुआ है ना बेफालतू का, इससे आप बाहर आ सको। ठीक है। जय माता दी। जय माता दी।